हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार यादव और आज हम पढ़ रहे प्रश्नावली 4.3। ठीक है दोस्तों, इससे पहले प्रश्नावली 4.1 और 4.2 पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3। तो प्रश्नावली 4.3 क्या है? हमारी निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कीजिए। प्रश्नावली 4.2 में हमने पढ़ा था कि मूलों का अस्तित्व है तो गुणनखंड विधि द्वारा हल किया था। अब क्या करेंगे कि मूलों का अस्तित्व है तो क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करेंगे। तो देखो हमारे पास एक शब्द आया है कि द्विघात समीकरण। तो हमें पता है, मैंने आपको हर बार बताया, हर क्लास में बताया कि द्विघात समीकरण क्या होती है दोस्तों। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या है? एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या होते हैं? x के अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2। वो क्या होगी? एक द्विघात समीकरण होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो a है वो क्या है? x² का गुणांक है और x क्या है, b क्या है? x का गुणांक है और c है वो अचर पद है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब देखो हमें शुरू में क्या कहा गया है प्रश्न में, निम्न द्विघात समीकरण। तो आपको द्विघात समीकरण पता चल गए क्या होते हैं। उसके बाद कहा गया मूलों का अस्तित्व हो। तो ये मूल क्या होते हैं? तो मूल होते हैं दोस्तों, हम इसमें जो द्विघात समीकरण में x का मान जो ज्ञात करते हैं वो क्या कहलाते हैं? इसके मूल कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या कहा है? मूलों का अस्तित्व हो। अब मूलों का अस्तित्व कैसे जांच करेंगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको इसे अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, b² माइनस 4ac बड़ा हो या बराबर हो 0 के तो क्या होगा? मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है, क्या होगा? अस्तित्व होगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं अस्तित्व है। ठीक है, अगर b² माइनस 4ac अगर छोटा है 0 से तो क्या है? मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। क्या है सूत्र? क्या है हमारा? b² माइनस 4ac अगर बड़ा हो 0 से तो क्या होगा? मूलों का अस्तित्व होगा। और b² माइनस 4ac छोटा हो 0 से तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास प्रश्न नंबर 1 क्या है? 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। हमें अगर मूलों का अस्तित्व है इसमें जांच करनी है तो हमें कौन सी विधि से? पूर्ण वर्ग विधि से हल ज्ञात करना है। तो अब मैं पूर्ण वर्ग विधि के बारे में आपको आगे बताऊंगा। पहले इसके मूलों का अस्तित्व चेक करते हैं। अगर इसके मूलों का अस्तित्व है तो फिर हम इसे पूर्ण वर्ग विधि से पढ़ेंगे। ठीक है, और पूर्ण वर्ग विधि के से अक्सर एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको इसे अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और मैं आपको पूर्ण वर्ग विधि के लिए एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप कभी भी प्रश्न को नहीं भूलोगे। ठीक है दोस्तों, तो अब प्रश्न पे चलते हैं। हमारे प्रश्न नंबर 1 क्या है? 2x² माइनस 7x प्लस 3। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि इसका अस्तित्व है या नहीं। तो मैंने क्या बताया, इसके अस्तित्व को जांच करने के लिए क्या करेंगे? b² माइनस 4ac बराबर 0। b² माइनस 4ac में मान रख के देखेंगे। तो b² क्या बताया मैंने? x का गुणांक। तो b क्या है यहाँ पर? x का गुणांक। तो b का मान कितना दोस्तों? माइनस के 7 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। आगे क्या है? माइनस 4। एक का मान कितना है दोस्तों? ये मैंने बताया था कि क्या है? x² का गुणांक। तो x² गुणांक कितना है? 2। और c क्या है दोस्तों? अचर पद। तो ये हो गया 3। तो हमारे पास 7 का वर्ग करूंगा तो कितना आएगा दोस्तों? 49। और ये माइनस का जब वर्ग करते हैं तो ये भी प्लस हो जाता है। आगे 4 को जब मैं 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ गया? 8। और 8 को 3 से गुणा करूंगा तो कितना आ गए? 24। तो हमारे पास कितने आ गए दोस्तों मान? 25 बच गए। कितने बच गए? 25। यानी जो हमारे पास b² माइनस 4ac था इसका मान कितना आ गया? 25 आ गया, जो किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब जब मैंने बताया था कि अगर b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः मूलों का अस्तित्व है। क्या है दोस्तों? अस्तित्व है। ठीक है, समझ में आ गया। पहला काम तो यही है आपका कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं, ये जांच करनी है। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसका जांच कर दी कि मूलों का अस्तित्व है। अब अगला काम क्या है दोस्तों? हमारा अगला काम है कि मूलों का अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? आपको इसको नोट कर लेना है, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो एक बोर्ड पे पूर्ण वर्ग विधि का आना संभव नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ। तो समझ में आ गया। आपको पहले क्या करेंगे? मूलों का अस्तित्व की जांच करेंगे। अगर प्रश्न में कहा गया जाए कि मूलों का अस्तित्व की जांच कीजिए और पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए तो क्या करेंगे? पहले मूलों का अस्तित्व देखेंगे। अगर मूलों का अस्तित्व हो तो उसे आगे पूर्ण वर्ग विधि से हल ज्ञात करेंगे। तो अब हम किस विधि से हल करेंगे? पूर्ण वर्ग विधि से। ठीक है दोस्तों, अब देखो पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है।
बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। पूर्ण और एक चीज है इसमें वर्ग। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, इस जो प्रश्नावली पूर्ण वर्ग विधि में क्या करना है, हमें a माइनस बी या a प्लस बी के सूत्र बनाने। किसके सूत्र बनाने हैं, a माइनस बी या a प्लस बी के सूत्र बनाने हैं। जो हमारी ये जो द्विघात समीकरण है इसमें a प्लस बी और a माइनस बी के सूत्र के बनाने हैं और वर्ग के लिए कहा गया है, तो क्या करना है, इसका वर्ग करना है। ठीक है दोस्तों, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनाने हैं, एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से हर प्रश्न को सॉल्व कर दोगे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो हमारी पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है, 2 स्टेपों में हम इसको हल करेंगे। पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है हमारा यहाँ पर जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको पूरी समीकरण में भाग देंगे। तो यहाँ समीकरण 1 में, या फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक का, किसका दोस्तों, एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होगा उसका भाग देने पर, एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग देने पर। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2, तो 2 का भाग दीजिए समीकरण 1 में, तो ये क्या हो गया 2x स्क्वायर अपॉन में 2, आगे माइनस 7x अपॉन में 2, प्लस में 3 अपॉन में 2 और फिर क्या आ गया 0 अपॉन में 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या समीकरण प्राप्त होगी दोस्तों, इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर, आगे क्या आ गया माइनस के 7x अपॉन में 2, उसके बाद क्या है दोस्तों प्लस के 3 अपॉन में 2 और 0 में जब मैं 2 का भाग दूंगा तो 0 ही रहेगा। ठीक है, हमारे पास क्या समीकरण आ गई, ये समीकरण आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 7x अपॉन में 2 प्लस 3 अपॉन में 2। पहला स्टेप आपको ये याद रखना है कि हमें हमारे पास जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसका भाग देना है। ठीक है दोस्तों, अगला स्टेप क्या होगा हमारा, स्टेप नंबर 2। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप की। अगले स्टेप में क्या करना है, हमारे पास जो भी यहाँ पर x का गुणांक आया, यहाँ पर जैसे x का गुणांक क्या है दोस्तों माइनस के 7/2, क्या है माइनस के 7/2, तो इसका क्या करेंगे आधा, तो आधा करने के लिए क्या करेंगे 1/2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, या फिर आप इसमें 2 का भाग दीजिए, एक ही बात है। तो यहाँ पर जो x का गुणांक है उसका क्या करेंगे आधा, और आधे का वर्ग। ठीक है, आधे का वर्ग, आधे का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो अभी यहाँ पर जो माइनस है इसका वर्ग करूंगा तो ये प्लस आ जाएगा, तो इस माइनस का कोई मतलब नहीं है, तो आप लिखो या मत लिखो। ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा 7/4। मैंने क्या बताया x का गुणांक लीजिए, x का गुणांक कितना है 7/2, इसका क्या करेंगे आधा करेंगे और आधे का वर्ग, तो कितना आ गया हमारे पास 7/4। तो जो आधे का वर्ग आया इसको एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। ठीक है, इस समीकरण में। तो अब इसको मैं आपको एक बार नोट कर देता हूं ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है, तो क्या बताया मैंने x के गुणांक का आधा, तो ये हो गया हमारा x के गुणांक का आधा। ठीक है दोस्तों, और फिर क्या करना है हमें आधे का वर्ग, ये जो आधा आएगा आधे का वर्ग एक बार जोड़ने पर, या फिर लिख देता हूं आधे का वर्ग जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर। ठीक है दोस्तों, आपको केवल ये ट्रिक याद करनी है। 2 स्टेप हैं, पहला स्टेप में क्या करोगे एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होगा उसको पूरी समीकरण में भाग देंगे, और दूसरा क्या है एक्स के गुणांक का आधा। पहले तो क्या किया एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग दिया, अब क्या करेंगे एक्स के गुणांक का आधा, आधे का वर्ग करके एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो मैं इसको सोल्व करके दिखा रहा हूं। हमारे पास क्या समीकरण आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 7x अपॉन में 2। अब क्या बताया मैंने एक्स स्क्वायर के गुणांक का आधा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है दोस्तों 7/2। अब इसका आधा कितना होगा 1/2। ठीक है, यहां पर कर देता हूं मैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स का गुणांक कितना है 7/2। अब इसका आधा कितना होगा 1/2। अब आधे का कितना होगा ये 7/4। अब आधे का वर्ग यानी 7/4 का वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास क्या आ गया 7/4 का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर सीधा लिख देता हूँ क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x। अब क्या क्या आ गया आधे का वर्ग जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और एक बार घटाने पर तो घटा दीजिए 7/4 का होल स्क्वायर। आगे क्या है दोस्तों हमारे पास +3 अपॉन में 2 बराबर कितना है 0। समझ में आ गया ये।
अब देखो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x अपोन में 2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, ये जो सूत्र है ये किसका सूत्र आएगा? देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है दोस्तों, सॉरी प्लस 2ab। और ए स्क्वायर माइनस बी का क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है। अब देखो यहाँ से हमें क्या लेना है? x लेना है, और यहाँ से क्या लेंगे दोस्तों? 7/4, ये दोनों लेने हैं, और निशान कौन सा लेंगे? बीच का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास यहाँ पर x निशान ये लेंगे बीच का माइनस, और यहाँ से क्या लेंगे? 7/4, और इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर। अब देखो इसका होल स्क्वायर खोलिए कि यही बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया? x माइनस 7/4 का जब मैं होल स्क्वायर खोलता हूँ तो किससे खोलेंगे? a माइनस बी के होल स्क्वायर से। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब कितना होगा दोस्तों? 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 2a कितना है? x, और b कितना है दोस्तों? 7/4। इससे इसको काटूंगा तो कितने आ गए? एक्स स्क्वायर प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7x अपोन में 2। देखो क्या यही समीकरण यही है? एक्स स्क्वायर माइनस 7x अपोन में 2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, सेम यही समीकरण है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आगे क्या है? माइनस 7/4 का वर्क करूंगा 7, तो क्या आ जाएगा? 7 7 49, और 4 का 16, प्लस कितना है दोस्तों? 3/2 बराबर क्या आ गया? 0, ठीक है। देखो पूर्ण वर्ग विधि क्या है? हमें कहा भी गया है पूर्ण और वर्ग, जो हमने क्या कर दिया यहाँ पर? पूर्ण वर्ग बना दिया, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया? पूरी जो इस विधि में मेन काम यही होता है, क्या होता है? हमें यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाना होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये समीकरण आ गई। अब आगे देखिए, ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिखा था, ठीक है दोस्तों। तो अब हमारे पास क्या समीकरण आ गई? x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को मैं दाईं तरफ लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास? x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया? ये माइनस के 49 इस तरफ आके आ जाएंगे, प्लस के 49 अपोन में 16, प्लस ये प्लस के 3/2 इस तरफ आके किसके हो जाएंगे दोस्तों? माइनस के। तो ये हो गए माइनस के 3/2, ठीक है। अब क्या करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे, तो इनके दोनों का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? हमारे पास 16 आ गया। 16 में जब 16 भाग दूंगा तो कितनी बार? एक बार जाएगा, तो 1 को 49 से गुना करेंगे तो 49, आगे 2 का 16 में भाग देंगे तो 8 बार, और 8 को 3 से गुना करेंगे तो कितने आगे दोस्तों? 24। तो हमारे पास क्या समीकरण आ गई? x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर इन दोनों कितना आ गया? जब 49 में से 24 जाएंगे तो कितने बच गए दोस्तों? 25 बच जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ गए 25/16, ठीक है। समझ में आ गए? क्या मान आ गया हमारे पास? 25/16। अब देखो हमारे पास क्या करना है? इस तरफ क्या है? स्क्वायर है, और इस तरफ क्या है? कुछ भी नहीं है, हमारे पास संख्याएं दी गई हैं। अगर मैं इसका अंडरूट करता हूँ x माइनस 7/4 का क्या करूं मैं? अंडरूट कर दूं, ठीक है। यहाँ पर क्या है? स्क्वायर, तो इसका मैं अगर अंडरूट कर दूं तो इस तरफ भी करना होगा मुझे, तो ये क्या हो गया? 25/16, ठीक है। समझ में आया? देखो अंडरूट का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या का अंडरूट का मतलब क्या होता है? उसकी पावर 1/2 होना, ठीक है। क्या होता है? उसकी पावर 1/2 होना, या फिर आप इसे यूं ही समझ लीजिए, ऐसे आप अगर कंफ्यूज होते हैं, या अगर इस तरफ स्क्वायर है, जब इस स्क्वायर को हम हटाते हैं तो इस तरफ क्या आ जाता है? रूट आ जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं इस स्क्वायर को जब हटाऊंगा तो इस तरफ क्या आ जाएगा दोस्तों? इस तरफ क्या आ जाता है? रूट आ जाता है। तो क्या आ गया? और ये कैसे आएगा? प्लस माइनस में आएगा। देखो स्क्वायर को जब हल करते हैं तो किस में आता है? प्लस माइनस रूट में आएगा। तो ये क्या हो गया? x माइनस 7/4 बराबर क्या हो गया दोस्तों? प्लस माइनस, और 25 को देखो 25 को रूट कितना होगा? 5 होगा, और 16 का रूट कितना होगा? 4 होगा। तो हमारे पास क्या आ गए? 5/4, ठीक है दोस्तों। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 5 × 5 कितना होता है दोस्तों? 25 होता है। आपको अगर याद है तो इनके वर्ग 25 भी ज्ञात कर सकते हैं, या मैं आपको सिद्ध करके बताता हूँ। देखो 1 मिनट 25 का, देखो हमारे पास क्या है? 25 है। इसका जब हम रूट ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे? हमें 2 संख्या ही लेनी है, तो ये दो युग्म लेने हैं, तो ये हो गया 2। अब देखो ऐसी संख्या का भाग दीजिए कि वर्ग करके देखना है हमें। 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। फिर क्या लेंगे? 3 लेंगे। 3 का वर्ग कितना हो गया?
9, उसके बाद 4 लीजिए, 4 का वर्ग कितना हो गया 16, उसके बाद 5 लीजिए, तो 5 लेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया 25, 5 का वर्ग कितना हो गया 25। यहाँ पर क्या लिखना है हमें +5, लेकिन ये 0 हो गया तो हमारे पास कितने आंसर आ गए 5 आ गए। इसी प्रकार 4 का आ जाएगा तो कितने आ गए 4 का 16 का कितना आ जाएगा 4, तो हमारे पास क्या आंसर आ गए +-5/4। अब x जब ये माइनस के 7/4 इस तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के, तो ये क्या आ गए +-5/4 प्लस में 7/4। तो x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 5/4। एक बार हम प्लस लेंगे तो क्या आ जाएगा 7/4, और दूसरी बार हम माइनस लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों प्लस में 7/4। इनको हल कीजिए, इन दोनों का मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आ गया दोस्तों 4, और 7 + 5 कितने हो गए 12, तो एक तो मान कितना आया 3, ठीक है। दूसरा क्या आएगा दोस्तों, हम इन दोनों का एलसीएम कितना है 4, ये कितने हो गए -5, और ये कितना हो गया प्लस के 7, कितने बच गए प्लस के 2/4, यानी कि 1/2। हमारे पास क्या क्या आंसर आए एक्स के, एक तो आया 3 और दूसरा कितना है दोस्तों 1/2। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। देखो पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है, पूर्ण वर्ग विधि में सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे x² का जो भी गुणांक है उसका क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे 2 गुणांक था उसका भाग देंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेप सेकंड में क्या करना है, x के गुणांक का आधा, हमारे पास x का गुणांक क्या है यहाँ पर 7/2, तो इसका क्या करेंगे आधा करेंगे, और फिर आधे का वर्ग करके दोनों में जोड़ और घटा देंगे। तो यहाँ पर जोड़ने और घटाने के बाद हमारे पास a + b या a - b का फॉर्मूला जरूर बनेगा, ठीक है दोस्तों, और उसको सोल्व करेंगे। और आगे क्या करना है, जब इसका एक बार रूट हटाएंगे तो ये हमेशा + में आते हैं, और आगे इसको सोल्व करते हैं तो x और x के 2 वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर एक x की वैल्यू प्राप्त हुई 3 और दूसरे हमें 1/2 प्राप्त हुई, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पर। 2x² + x - 4 = 0। हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, पहले इसका अस्तित्व ज्ञात करना है। अगर अस्तित्व होगा तो हमें इसका पूर्ण वर्ग विधि से हल ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले अस्तित्व ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया था, हम क्या चेक करेंगे कि b² - 4ac का मान किससे बड़ा हो 0 से, तो मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है दोस्तों। आपको केवल यही बात याद रखनी है कि b² - 4ac का मान बड़ा होना चाहिए 0 से, तभी मूलों का अस्तित्व होगा, और बड़ा होना चाहिए या बराबर 0 के बराबर भी हो तो भी मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम चेक करेंगे कि क्या चेक करेंगे, b² - 4ac का मान जो है वो 0 से बड़ा है या छोटा। तो b² मैंने क्या बताया था, b का मान यहाँ पर क्या लेना है, हमें b का मान होता है x का गुणांक, ठीक है। a क्या होता है x² का गुणांक, और c क्या बताया था, अचर पद बताया था। तो b का मान कितना है हमारे पास 1 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, माइनस आगे क्या है 4, 1 का मान कितना है दोस्तों हमारे पास 2, और c का मान कितना है दोस्तों -4, ठीक है। ये जो निशान है इनके हमें इनके साथ ही लेने हैं। अब क्या हो गया, 1 माइनस और माइनस क्या हो गए दोस्तों प्लस, 4 को 2 से गुणा करूंगा तो कितने आ गए 8, 8 को 4 से गुणा करूंगा तो कितने आ गए दोस्तों 32, 32 + 1 कितने हो गए 33, जो किससे बड़ा है 0 से बड़ा है। अतः हम यहाँ पर कह देंगे कि b² - 4ac का मान किससे बड़ा है 0 से बड़ा है। अब मैंने बताया कि मूलों का अस्तित्व कब होगा, अगर b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है तो मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हमें प्रश्न में जो पहले पूछा गया था, पहला जो प्रश्न था कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं, तो हमने बता दिया कि मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है। आगे क्या कहा गया है, इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से हल ज्ञात करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि पूर्ण वर्ग विधि में 2 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो x² का जो भी गुणांक है उसका भाग देंगे। उसके बाद हमारे पास भाग देने के बाद जो समीकरण आएगी उसमें जो x का गुणांक होगा उसका आधा और आधे का वर्ग करके जोड़ देंगे और घटा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो स्टेप फर्स्ट क्या होगा हमारा, स्टेप फर्स्ट होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x² के गुणांक का भाग देने पर, ठीक है, x² के गुणांक का भाग देने पर, या आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि 1 का भाग देने पर। a क्या होता है यहाँ पर x² का गुणांक होता है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो x² गुणांक का भाग देंगे किस में, 2x² + x - 4 में। तो यहाँ पर देंगे 2 का भाग, इसमें भी 2 का और इसमें भी 2 का, बराबर 0। 0 में किसी का भाग दीजिए वो 0 ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास क्या आ गए, यहाँ से 2 से 2 कट जाएंगे तो क्या बच गए दोस्तों x², ठीक है। आगे क्या है दोस्तों हमारे पास x/2 + के
एक्स अपॉन में 2, ठीक है। उसके बाद क्या है माइनस के 4/2 यानी कि माइनस के 2 बराबर कितने हो गए दोस्तों 0। अब मैंने क्या बताया था सेकेंड स्टेप में क्या करना होता है हमें कि जो x का गुणांक है, x का गुणांक क्या है यहाँ पर 1/2, तो उसका आधा, तो 1/2 का आधा कितना होगा 1/4, और 1/4 का वर्ग करके हमें एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x के गुणांक का आधा, ठीक है दोस्तों, x के गुणांक का आधा, और फिर क्या करना है हमें आधे का वर्ग करके जोड़ने व घटाने पर, क्या करने पर दोस्तों जोड़ने व घटाने पर। आपको देखो पूर्ण वर्ग विधि में हर प्रश्न में ये काम आएगी, दोनों ये जो स्टेप बताए हैं मैंने आपको याद रखने हैं ताकि आप बहुत ही सिंपल तरीके से प्रश्न को सोल्व कर दोगे, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर x का गुणांक क्या है दोस्तों हमारे पास 1/2, 1/2 का आधा कितना होगा, किसी भी संख्या का आधा कैसे करेंगे, उसमें 1/2 का गुणा कर देंगे या फिर 2 का भाग देंगे, ठीक है। तो 1/4 हो गए हमारे पास, क्या आ गया दोस्तों 1/4। अब 1/4 का क्या करना है हमें वर्ग करना है। अब वर्ग करके क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास समीकरण क्या है दोस्तों x² प्लस x अपॉन में 2। तो एक बार क्या करेंगे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक बार क्या करेंगे 1/4 को घटा देंगे और आगे क्या है दोस्तों माइनस के 2 बराबर क्या है 0, सेम यू का यू लिखना है। अब देखो मैंने क्या बताया था, यहाँ से हमें क्या लेना है x लेना है, यहाँ से क्या लेंगे प्लस या माइनस का जो चिन्ह है वो लेंगे, उसके बाद यहाँ से क्या लेंगे 1/4 लेंगे, ठीक है दोस्तों, और इसका क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, ठीक है। समझ में आए निशान और कैसे कैसे लेना है, हमें a प्लस b का सूत्र कैसे बनाना है या a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र कैसे बनाएंगे। यहाँ से जो हम x² से तो क्या उठाएंगे x, उसके बाद यहाँ पर जो प्लस माइनस होगा वो क्या लेंगे यहाँ पर चिन्ह लेंगे, ठीक है। और ये जो 1/4 है वो उसके बाद b लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। जब इसे आप सोल्व करोगे, आप अपने रफ नोटबुक में सोल्व करके देखिए तो यही बनेगा x² प्लस x/2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। आगे क्या है हमारे पास माइनस 1/4 का होल स्क्वायर कितना हो गया 1/16, और ये क्या है माइनस के 2 बराबर कितना है 0। अब मैं इनको इस तरफ सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अब हमारे पास क्या है क्या समीकरण आ गई x प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर। अब देखो ये माइनस के 1/16 और माइनस के 2 जब मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो बराबर क्या हो गया 1/16 प्लस में 2, ठीक है दोस्तों। ये क्या है हमारे पास x प्लस 1/4। अब यहाँ पर क्या मान सकते हैं हम 1 मान सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम लूंगा कितना आएगा दोस्तों 16, ये क्या है 1 है, 1 में जब 16 का भाग देंगे तो कितनी बार 16 बार, और 16 को 2 से गुना करूंगा तो कितने आ गए 32। तो हमारे पास क्या आ गया दोस्तों 32 और 1 33 अपॉन में 16, ठीक है। कितनी आ गई 33 अपॉन में 16। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये क्या है स्क्वायर और इस तरफ क्या आ गई 33 अपॉन में 16। जब मैं इस तरफ जो स्क्वायर हटाऊंगा तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा दोस्तों रूट आ जाएगा, और वो भी किसका प्लस माइनस अंडरूट 33 अपॉन में 16, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास क्या वैल्यू प्राप्त हो गई x प्लस में 1/4 बराबर क्या होगी दोस्तों प्लस माइनस अंडरूट 33, और अपॉन में 16 का जब रूट करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस का 1/4 इस तरफ लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो हमारे पास क्या आ गया 1/4 प्लस माइनस अंडरूट 33 अपॉन में 4, यही इसके आंसर है। क्या कर देंगे एक बार x की वैल्यू को 1/4, देखो 4 दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा दोस्तों 4 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 4 में 4 का भाग दूंगा तो कितनी बार 1 बार, तो ये क्या हो गया 1 प्लस माइनस यू का यू और अंडरूट 33, ये क्योंकि 4 में 4 का भाग देंगे तो भी एक बार, तो एक बार क्या लिख सकते हैं एक बार x की वैल्यू प्लस अंडरूट 33 अपॉन में 4, और दूसरी क्या हो जाएगी 1 माइनस अंडरूट 33 अपॉन में 4, ठीक है। हमारे पास x की ये 2 वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी, एक तो क्या हो जाएगी 1 प्लस अंडरूट 33 अपॉन में 4, और दूसरी क्या होगी 1 माइनस अंडरूट 33 अपॉन में 4, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया।
देखो हम बहुत ही सिंपल विधि है। पूर्ण वर्ग विधि में क्या करना होगा, केवल 2 स्टेप फॉलो करने। पहले स्टेप में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होगा उसका भाग दे देंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, जो एक्स का गुणांक होगा उसका आधा और आधे का वर्ग करके एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। ये दोनों स्टेप आपको अच्छे से माइंड में सेट कर लेने हैं, ताकि आपको एक तरह से ये मान ली कि रट नहीं है इनको स्टेप को, ताकि आपको प्रश्न को सोल्व करने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 की तरफ। 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। अब देखो प्रश्न में क्या कहा गया है, द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। तो मूलों का अस्तित्व कैसे चेक करेंगे दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। ठीक है, तो हम जानते हैं बी स्क्वायर अगर माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा हुआ तो मूलों का अस्तित्व होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो b क्या है यहाँ पर 4√3। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर माइनस 4, a क्या है दोस्तों यहाँ पर 4 और c क्या है दोस्तों यहाँ पर 3। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 4 × 4 और √3 × √3। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होगा 4 × 4 √3 × √3। √3 को √3 से गुणा करते हैं तो क्या आता है दोस्तों 3 आता है, और 4 को 4 से गुणा करूंगा तो कितने आएगा दोस्तों 16। ठीक है, कितने आ गए 16। 16 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने आएगा 16 दूनी 32, 16 ते 48। कितने आएंगे दोस्तों हमारे पास 48 आ गई। यानी 4√3 का होल स्क्वायर कितना आ गया दोस्तों हमारे पास 48 आ गया। कितना आया 48 आ गए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 48। 4 को जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 16, और 16 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए 48। यानी हमारे पास कितना मान आया 0। मैंने क्या बताया था, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर बड़ा हो या बराबर हो किसके 0 के, ये निशान किसका होता है दोस्तों बराबर का। अगर बराबर का है तो क्या होंगे इसके 2 हल होंगे, यानी अस्तित्व होगा। ठीक है, यहाँ पर केवल ये लिख देंगे कि इसका अस्तित्व है। ठीक है दोस्तों, अगर ये मान अगर 0 से कम आता तो क्या होगा इसका अस्तित्व नहीं होता, लेकिन यहाँ पर 0 के बराबर आया है तो क्या कह देंगे कि हम इसका अस्तित्व है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करना है हमें पूर्ण वर्ग विधि से इसका हल ज्ञात करना है। कौन सी विधि से ज्ञात करेंगे दोस्तों, पूर्ण वर्ग विधि से। पूर्ण वर्ग विधि के लिए मैंने क्या बताया था, स्टेप फर्स्ट क्या बताया दोस्तों कि यहाँ पर जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसका भाग देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है उसका भाग देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग देने पर। ठीक है, आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है दोनों स्टेप को। तो पहले स्टेप में क्या कहा गया है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक का भाग देने पर। तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 4, तो हम 4 का भाग दे देंगे तो क्या जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस 4√3x अपॉन में 4 प्लस 3 अपॉन में 4 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे देखिए, मैं इस 4 से ये 4 कट जाएगा और इस 4 से ये 4 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या समीकरण बच गई एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस 3 अपॉन में 4 बराबर 0। ठीक है, इतना काम करने के बाद मैंने बताया था स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, हमारे पास x का जो भी गुणांक है, x का गुणांक कितना है दोस्तों हमारे पास यहाँ पर इस समीकरण में √3, तो इसका क्या करेंगे आधे का मतलब यानी 1/2 का गुणा करेंगे या 2 का भाग देंगे। आधे का फिर क्या करेंगे वर्ग, यानी √3/2 का वर्ग करना है हमें। ठीक है, और इसको क्या करेंगे एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस √3x। अब क्या जोड़ देंगे इसमें √3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे दोस्तों घटा देंगे। ठीक है, तो ये लीजिए घटा दिया, प्लस क्या है 3 अपॉन में 4 बराबर क्या है दोस्तों हमारे पास 0। अब देखो ये क्या मैंने क्या बताया था, यहाँ से क्या लेना है दोस्तों हमें x लेना है, ये यहाँ पर जो निशान होगा उस निशान को लेना है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों प्लस, और यहाँ से क्या लेना है b का मान लेना है क्या √3 अपॉन में 2। ठीक है, और इसका पूरा का होल स्क्वायर। आप चाहो तो इस होल स्क्वायर को आप खोल के भी देख सकते हो, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर ही आएगा। आप चाहो तो इसको खोल के भी देख सकते हैं। कैसे खोलोगे, a प्लस b के होल स्क्वायर के सूत्र से। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है प्लस, ये क्या है √3/2, √3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों हमारे पास 3, और 2 का वर्ग कितना आएगा दोस्तों हमारे पास 4 आ जाएगी। ठीक है, आगे क्या है माइनस है √3/2, सॉरी ये तो आ लिया था, ये क्या आ गया हमारे पास माइनस के √3/4। आगे क्या है दोस्तों प्लस के 3/4 बराबर क्या है दोस्तों 0। प्लस के 3/4 और माइनस के 3/4 के कट जाएंगे, तो हमारे पास केवल क्या बच गई दोस्तों x प्लस में
√3/2 का होल स्क्वायर बराबर क्या बच गया दोस्तों 0, क्योंकि -3/4 में से प्लस के 3/4 जाएंगे तो क्या बच जाएंगे दोस्तों 0 बच जाएंगे। ठीक है, देखो ये जो इतने हैं इतना समीकरण है हमारा यहाँ से यहाँ तक का, इसके बराबर तो क्या माना गया x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो इसको खोल करके भी देख सकते हैं, यही मान आएगा। उसके बाद क्या है दोस्तों माइनस के √3/2, जब माइनस के √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3/4। आगे क्या लिखा हुआ है प्लस के 3/4, माइनस के 3/4 और प्लस के 3/4 आपस में कटेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या समीकरण बच गई x प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमारे पास क्या समीकरण बच जाएगी x प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर के बराबर में अगर 0 है तो मैं उसको इस तरफ रूट करूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों x प्लस में √3/2 बराबर प्लस माइनस 0। आप इसको लिखो या मत लिखो एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, तो x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों हमारे पास माइनस के √3/2। ठीक है, समझ में आ गया। x की वैल्यू क्या आएगी माइनस के √3/2। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमारे प्रश्न नंबर 4 क्या है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो हमें सबसे पहले क्या सिद्ध करना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो मूलों का अस्तित्व सिद्ध कैसे करेंगे b² माइनस 4ac से। ठीक है, तो यहाँ पर b का मान कितना है दोस्तों 1 का, तो 1 का होल स्क्वायर, आगे क्या है 4, उसके बाद a क्या है दोस्तों यहाँ पर 2 है, और c का मान कितना है 4। 1 माइनस 4 चौक 16 दूनी 32, तो कितने आएंगे दोस्तों हमारे पास 31, वो भी किसके माइनस के। तो बड़ा है किससे, क्या 0 से बड़ा है, नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नहीं, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो हमारे प्रश्न नंबर 4 में आगे पूर्ण वर्ग विधि से हल ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 की